वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल साइंस को, क्योंकि सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी सॉइल साइंस से रिलेटेड पोर्शन है। तो वो टॉपिक जो है हम कवर करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि वाटर एंड जो मिनरल्स हैं वो प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक यही है और इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वाटर का देखेंगे, देन आफ्टर हम मिनरल्स का देखेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बेसिकली हम देखेंगे मतलब लो से हायर प्लांट्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे लोअर प्लांट्स में क्या पाथवे हैं, देन आफ्टर हम हायर प्लांट्स को भी स्टडी करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर होता है, बेसिकली प्लांट्स में वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और रूट में भी रूट हेयर्स जो रहते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। मोस्टली मतलब एक मेन जो कंपोनेंट बोल सकते हैं वो यहाँ पर रूट हेयर जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है कुछ इस तरह का रूट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ इस तरह से रूट बहुत ही बारीक रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स जो रहते हैं बेसिकली ये जो आपके मान लीजिए ये रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट हेयर है, बहुत ही बारीक है। ये जो रूट हेयर है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा रूट हेयर क्या होता है, तो रूट हेयर जो रहता है रूट एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होता है, और इस रूट हेयर के माध्यम से ठीक है ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है फ्रॉम द सॉइल, ये प्रोसेस होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टेक प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स। बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है रूट हेयर्स जो रहते हैं ये क्या होते हैं, रूट एपिडर्मिस के एक्सटेंशंस होते हैं, एंड ये जो होते हैं बहुत ही मतलब पतले वॉल्स वाले होते हैं, यानी इनका जो वॉल होता है बहुत बारीक होता है। ठीक है, नाउ वाटर जो होता है बेसिकली इंटर करता है रूट हेयर के माध्यम से प्लांट में, और ये जो है किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में भी ये होता है थ्रू द एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ये होगा आपका एंडो ऑस्मोसिस। 1 मिनट, दिस इज़ द एंडो ऑस्मोसिस। वो आपको मैं बोल देती हूँ, आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्यों हो रहा है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप ऑस्मोसिस को जानते हैं कि जो भी सॉल्यूट है वो कम सांद्रता के सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता की सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली जो वाटर इंटर्स करता है द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, एंड दिस इज बिकॉज द सॉल्यूशन इन द सॉइल इज हाइपोटोनिक वेयर एज द सेल सेप इन द रूट हेयर सेल इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देन तो वाटर क्या होगा, वाटर देन पासेस थ्रू द लाइक कॉर्टिकल सेल्स बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस एंड रीच द जाइलम ऑफ द रूट। मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ कि यहाँ पर जो सॉइल सॉल्यूशन है, मतलब सॉइल में जो सॉल्यूशन उपस्थित है वो है आपका हाइपोटोनिक, यानी उसकी सांद्रता कम है, बट जो आपका रूट हेयर्स में जो सेल सेप है वहाँ पर जो सांद्रता है सॉल्यूशन की वो हाइपरटोनिक है, यानी अधिक सांद्रता है। तो मूवमेंट हो रहा है सॉइल सॉल्यूशन से किस ओर, प्लांट वाली जो सॉल्यूशन है यानी सेल सेप का जो सॉल्यूशन है उस ओर, क्योंकि कम से अधिक की ओर मूवमेंट हो रहा है। दिस इज़ द एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ये, और इस प्रोसेस के द्वारा ही रूट हेयर जो रहते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, सॉइल से लेकर प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रूट हेयर्स रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्यों इन्हेंस होगा, बिकॉज द न्यूमरस रूट हेयर वो इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड बिकॉज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज द इन्हेंस द लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये जो मतलब न्यूमरस रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है आपका, ये कोरिलेटेड है एब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर से। ये आपको क्लियर हो गया कि जो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके माध्यम से होता है, रूट हेयर से। और ये रूट हेयर क्या है, ये एक्सटेंशन है एपिडर्मिस के। और ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं, दिस इज बाय द एंडोऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं। Now the movement of water into the deeper root layer। अब जो अधिक गहराई में जैसे कुछ रूट है, ठीक है, सॉइल सरफेस है मान लीजिए आपका, और बहुत अधिक गहराई में अगर रूट है, तो यहाँ से किस तरह वाटर का मूवमेंट होता है, ऊपर वाले पोर्शन पे बेसिकली ये। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 पाथवे है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के केस में। पहला होता है एपोप्लास्ट पाथवे, सेकेंड वन इज़ द सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, ये हो गया आपका एपोप्लास्ट, दिस इज़ द सिम्प्लास्ट पाथवे। अब इसको जानने से पहले हम डायग्रामेटिकली इसको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी आई। एक तो आया आपका एपोप्लास्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिखूँगी, एंड अनदर वन इज़ द सिम्प्लास्ट। ओके, तो ये वाला। नाउ एपो मतलब ये होता है, पहला डायग्राम देखिए ये वाला जो लाइट ब्लू कलर से है, यानी जब आपका सेल वॉल से सेल वॉल के मतलब सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट होता है, ठीक है, इस तरह से वाटर का जब ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा एपोप्लास्ट पाथवे। पर जब आपका यानी जो आपका जैसा कि आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जब ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका सिम्प्लास्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि आपका सेल वॉल टू सेल वॉल है, और सिम्प्लास्टिक पाथवे में यहाँ पर देख सकते हैं आप थ्रू द साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए एपोप्लास्ट में ये जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो आपका आउटर जो फ्री डिफ्यूजनल लेयर रहता है ना, वो कहलाता है बेसिकली एपोप्लास्ट, ठीक है। और ये फ्री डिफ्यूजनल जो लेयर रहता है ये होता है एपोप्लास्टिक, मतलब इसी लेयर से जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है यानी सेल वॉल टू सेल वॉल, ये कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथवे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर लेयर से यहाँ से ऐसे इस तरह से ट्रांसपोर्ट जब वाटर का बेसिकली हो रहा है, और ये यहाँ पर जो है एपोप्लास्ट इंटरप्टेड रहता है, मतलब एपोप्लास्ट में काफ़ी चीज़ें उसको इंटरप्ट करे रहती है, वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। इसके अलावा एयर स्पेसेस रहते हैं, तो यहाँ पर ये जो मेंशन किया है दिस इज़ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक, जो कि एपोप्लास्ट को इंटरप्ट करके रखता है। और मतलब इसी पाथवे के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब आपका सेल वॉल टू सेल वॉल हो रहा है, आउटर जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर जो सरफेस है उसके माध्यम से, वो है आपका एपोप्लास्टिक पाथवे। एंड जब आपका साइटोप्लाज्म डायरेक्ट, देखिए ये साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, फिर ये आपका इस तरह से जब मूवमेंट होगा दैट इज़ द सिम्प्लास्टिक, ठीक है। मतलब साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म मतलब को जा रहा है और फिर वाटर का मूवमेंट हो रहा है। सिंपल वर्ड में मैं डायग्राम से इसलिए समझा रही हूँ, फिर हम देखेंगे उसको साइंटिफिकली कैसा लिख सकते हैं हम एग्ज़ाम में। ये आपके जर्नल ओवरव्यू के लिए मैंने डायग्राम से इसको आपको बता दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल वॉल टू सेल वॉल जब जा रहा है दिस इज़ द एपोप्लास्ट, यहाँ पर इंटरप्टेड है बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि एपोप्लास्ट में होता है, सिम्प्लास्ट के केस में मतलब केस में नहीं होता। सिम्प्लास्ट में कैसा हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रूट हेयर का स्ट्रक्चर बेसिकली, ये जो पूरा है ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि जब आप देखना चाहें तो आपको प्रॉब्लम मत हो। ओके, नाउ वी सी द एपोप्लास्ट पाथवे। बेसिकली मैंने बता दिया फ्री डिफ्यूजनल स्पेस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एपोप्लास्ट। इसको मतलब इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और ये एपोप्लास्ट इंटरप्टेड रहता है कैस्पेरियन स्ट्रिप से रूट में, एंड जो प्लांट सेल्स एंड जो आपका प्लांट का जो क्यूटिकल रहता है, ठीक है, आउटर लेयर में जो क्यूटिकल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है,
उसमें कुछ एयर स्पेसेस रहता है, इस एयर स्पेस से भी इंटरप्ट होते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें याद रखनी है, कैस्पियन स्ट्रिप्स और एयर स्पेसेस। ठीक है, ये जो एपोप्लास्ट बेसिकली बनता किस तरह से है, तो ये एपोप्लास्ट बनता है लाइक कंटिन्यूम ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट जो स्पेसेस रहते हैं उनसे। नाउ ये एपोप्लास्टिक पाथवे बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अक्रॉस अ टिश्यू और ऑर्गन। तो ये इसका मेनली वर्क होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ सेकेंड वन इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिम्प्लास्ट। अभी आउटर साइड तो था वो क्या था आपका, वो आपका था एपोप्लास्ट। अब इनर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अंदरूनी माध्यम से जब हो रहा है ट्रांसपोर्ट, दैट इज द सिम्प्लास्ट और सिम्प्लास्टिक पाथवे। द सिम्प्लास्ट पाथवे जो है इट इज मेड कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका एडजेसेंट सेल्स है उनमें क्या प्रेजेंस है, उनके अक्रॉस प्लाज्मोडेस्माटा के प्रेजेंस के कारण ये जो पाथवे है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक, नाउ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि आपके शुगर है, एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स और जो आयंस रहते हैं वो इस सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू फ्लो होते हैं, यानी उनका ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से प्लांट में। और इसके अलावा लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट इसके लिए किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, इसके लिए यहाँ पर हमको एक्टिन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जब हमको लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो यानी मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनको ये स्ट्रक्चर की नीड पड़ती है, बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ मैं। नाउ द सिम्प्लास्ट पाथवे अलाउ द डायरेक्ट साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म फ्लो ऑफ द वाटर, बट इन केस ऑफ एपोप्लाज्म सेल वॉल टू सेल वॉल। ठीक, तो यहाँ पर यही डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये डायग्राम तो मैंने बता दिया आपको। नाउ वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि वाटर का जो मूवमेंट प्लांट तक होता है, तो वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो किस तरह का वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर रूट हेयर। रूट हेयर जो है उसमें रूट प्रेशर होता है। अब ये रूट प्रेशर किस तरह से हेल्प कर रहा है या इसका क्या रोल है हम देख लेते हैं। रूट प्रेशर जो रहता है बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आपको पता है जो मिनरल्स हैं, आयंस रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो क्या सॉइल से प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल से ही प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है जो न्यूट्रिएंट है, आयन है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये रूट में, आपके रूट हेयर में जाइलम यानी वैस्कुलर जो टिश्यूज़ रहते हैं उनके थ्रू होता है ये जो ट्रांसपोर्ट है। तो वाटर भी सेम माध्यम से क्या होता है, प्लांट को एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर ऑल्सो फॉलोज। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है। अब द इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम, दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड द रूट प्रेशर। तो जब इसी जैसा मतलब जिस माध्यम से आयंस जो हैं, वेरियस आयंस जो हैं वो सॉइल को क्या हो रहे हैं, सॉइल से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्लांट में, उसी माध्यम से वाटर भी प्लांट को मिलता है, अवेलेबल हो पाता है। तो उस दौरान जो इनसाइड प्रेशर है मतलब जाइलम का वो इंक्रीज़ होता है, और ये इंक्रीज प्रेशर जो है inside the xylem it is called root pressure, or this root pressure can push water up to the small height in the stem। मतलब जो small heights के प्लांट रहते हैं ना, टॉलर जो हाइट्स के प्लांट हैं उनमें तो इतना यूज़फुल नहीं है और सक्सेस नहीं है, बट इन केस ऑफ स्मॉलर हाइट्स प्लांट ये जो रूट प्रेशर है ये क्या करता है, पुशअप करता है वाटर को, जिससे कि वो सॉइल से मतलब अपवर्ड जो डायरेक्शन है यानी नीचे से ऊपर की ओर वाटर का मूवमेंट हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, जो कि रूट मतलब जाइलम के इनसाइड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज़ द रूट प्रेशर। नाउ सेकेंड वन इज़ द गटेशन। गटेशन क्या होता है, जो आपके स्मॉलर प्लांट्स में जनरली देखने को पहली बात तो ये मिलता है, हायर प्लांट्स के केस में इतना नहीं मिलता। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें जब क्या होता है, जैसा
कि एवापोरेशन आप जानते हैं, सॉइल सरफेस से वाटर का लॉस होता है, दैट इज एवापोरेशन। इन केस ऑफ प्लांट जस्ट मतलब सेम प्रोसेस है, बस टर्मिनोलॉजी है कि ट्रांसपिरेशन, जब लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस होगा। और बेसिकली ये ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, इसलिए स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग जो है ये अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन रेट को। तो ये अंडर द कंडीशन ऑफ द लो एवापोरेशन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीफ। ठीक है, जब आपका लो एवापोरेशन होगा यानी ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर अदर वर्ड में बोलेंगे, तो ये जो लॉस है वाटर का वो लिक्विड फॉर्म में होने लगता है, और जो लीफ के टिप पोर्शन में वाटर का मतलब डॉट डॉट के रूप में वाटर दिखाई देते हैं। सच लॉस ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेजेस इट इज़ कॉल्ड गटेशन, यानी लिक्विड फेज में जब वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन एवापोरेशन में वाष्प बन के उड़ रहे हैं, ठीक है, एवापोरेट हो रहा है। बट इन केस ऑफ दिस वाटर लॉस हो रहा है किसके फेज में, लिक्विड फेज में, तो दिस इज कॉल्ड गटेशन प्रोसेस, और ये जनरली प्लांट स्मॉलर प्लांट्स में होता है। नाउ कुछ लिमिटेशंस हैं रूट हेयर के, वो क्या हैं वो देख लेते हैं। रूट जो बार बार मैं रूट हेयर बोल रही हूँ, सॉरी, रूट प्रेशर का क्या है वो देख लेते हैं। रूट प्रेशर जो है केवल जो स्मॉलर प्लांट्स रहते हैं ना उनमें ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। क्यों, इसलिए यहाँ मैंने वो पॉइंट बोला था क्योंकि रूट प्रेशर दे कैन ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट मतलब मॉडेस्ट पुश, ये बहुत हायर पुश नहीं प्रोवाइड करता, एकदम मॉडेस्ट पुश रहता है, ठीक है, तो इसलिए स्मॉलर प्लांट्स में हेल्पफुल होता है। तो रूट प्रेशर डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन अ वाटर मूवमेंट इन अ टॉल प्लांट्स, जो मैंने बोला वही चीज़ है यहाँ पर। रूट प्रेशर बेसिकली मतलब किस चीज़ में इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, कुछ हेल्प जो है वो इस तरह से करता है कि ये क्या करता है, जो आपका ट्रांसपिरेशन पुल रहता है, अब ये देखेंगे हम क्या कि ये ट्रांसपिरेशन पुल होता क्या है। ट्रांसपिरेशन पुल के क्या कारण क्या होता है, बहुत सारे कुछ टेंशंस क्रिएट होते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस टेंशंस के कारण क्या होता है, जो फ्लो है वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट का जाइलम में, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इस ब्रेक डाउन को रीस्टेब्लिशमेंट करता है, यानी इस चेन को रीस्टेब्लिश करता है रूट प्रेशर। तो दिस रूट प्रेशर दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम, जो कि डिस्टर्ब हुआ था ट्रांसपिरेशन पुल से, ठीक। और ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है ये हम अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। बेसिकली व एवापोरेशन लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ये तो सबको पता होगा। ट्रांसपिरेशन मेनली किस में होता है, मतलब किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा, इससे पहले मैंने बता दिया आपको। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटल एपरेचर with the guard cell opens and water status of the plant canopy structure, ये सारी चीज़ें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको डील नहीं करूँगी। नाउ ट्रांसपिरेशन जो है ये क्रिएट करता है एक तरह का सक्शन फोर्स इनसाइड द जाइलम, यानी जाइलम के अंदर सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिससे कि वो वाटर जो है अपवर्ड मूवमेंट करता है सॉइल से प्लांट में। और मतलब जाइलम बेसिकली रोल प्ले करता है जो ऊपरी पोर्शन रहता है यानी अपर पोर्शन जो है प्लांट की, उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो लाइक ट्रांसपिरेशन है इसके माध्यम से सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है जाइलम में, और ये सक्शन फोर्स कहलाता है ट्रांसपिरेशनल पुल। दिस इज़ पावरफुल इनफ टू पुल द वाटर कॉलम फ्रॉम द बिनेथ, जो मैंने अभी बोला कि नीचे से ऊपर जो वाटर जाता है ये ट्रांसपिरेशन पुल या फोर्स के कारण जाता है। अब यहाँ पर वाटर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, एडिशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन, जिसके हेल्प के माध्यम से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम से। तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से। एडिशन मतलब होता है जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन रहेगा, यानी सॉइल पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडिशन। बट कोहेशन में क्या होता है, सेम पार्टिकल्स के बीच जब अट्रैक्शन रहता है, यानी म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं
तो वो होगा कोहेजन। दिस फेनोमेना लाइक द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द कोहेजन। बट यहाँ पर एडिशन के केस में सॉइल पार्टिकल एंड वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन है। सरफेस टेंशन मतलब होता है कि कोई भी जो लिक्विड फेस में जो भी मॉलिक्यूल है वो कुछ एरिया जो है सरफेस एरिया घेरता है, ठीक है, यानी उसका कोई ना कोई कुछ मात्रा में जो सरफेस एरिया है वो होता है। सो एनी लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाता है सरफेस टेंशन। तो ये आपका हो गया 3 क्वालिटी। जो किसका क्वालिटी मैंने बताया अभी, वाटर की प्रॉपर्टीज़ या वाटर की क्वालिटीज़। नाउ एडिशन एंड कोहेजन एंड जो भी कैपिलैरिटी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर molecules inside the xylem. Because of these qualities और कैपिलैरिटी जो रिजल्ट है या कैपिलरी जो एक्शन है, इसके कारण क्या होता है, कंटिन्यू वाटर का कॉलम जो है या कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं किसमें, जाइलम के अंदर क्रिएट होते हैं या फॉर्म होते हैं, ठीक। और इसके माध्यम से वाटर जो है वो पुल अप होकर सॉइल से प्लांट के अपर पोर्शन तक पहुंच पाता है। दिस वाटर कॉलम इज पुल्ड अप बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल, जो मैंने आपको भी समझा दिया। सो इसलिए एडिशन, कोहेजन एंड ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी एक्सप्लेन द राइज ऑफ वाटर इन द टॉल ट्री। टॉल ट्री के अगर आप हमने स्मॉलर के केस में रूट हेयर देखा, अब अगर आपको टॉल ट्री के केस में पूछा जाएगा तो आप ये वाली जो थ्योरी है एडिशन, कोहेजन एंड ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करता है राइज ऑफ वाटर, ठीक है, इन द केस ऑफ जो भी टॉल ट्रीज़ है, ठीक है। मे भी थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्पीड में बोल रही हूँ, ताकि वीडियो कम टाइम में ज़्यादा मैं आपको नॉलेज दे पाऊँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नाउ अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगी क्योंकि वाटर का मैंने बता दिया, मिनरल का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एक जनरल इसका ओवरव्यू बस देख लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिनरल्स जो हैं वो पैसिवली यानी बिना मतलब एनर्जी, एक्टिव मतलब होता है जहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रहा है, बट पैसिव मतलब क्या होता है, एनर्जी नहीं यूज़ हो रहा है। वाटर तो पैसिवली हो जाता है, बट इन केस ऑफ मिनरल आयंस ये एक्टिवली जो है मूवमेंट होते हैं, ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय द रूट, मतलब वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है मिनरल्स दे कांट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। सो मिनरल जो रहते हैं दे प्रेजेंट एज अ चार्ज पार्टिकल इन द सॉइल, जैसे कि आपको पता है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं आयंस में, दे कांट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर उनमें ये चार्ज नहीं होगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे सेल मेम्ब्रेन के आर पर, यही यहाँ पर सीधा वर्ड में अगर हम समझाना चाहें तो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इन द सॉइल इज़ यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट, यानी सॉइल में जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द जो आपका रूट रहते हैं, वहाँ पर जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन रहता है वो अधिक होता है। तो ये पॉइंट है। सो मिनरल नीड टू बी एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द एपिडर्मल सेल एंड स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं रूट हेयर के मेम्ब्रेन में, जो कि क्या करते हैं, एक्टिवली पंप करते हैं आयंस को, जिससे कि आयन सॉइल से एपिडर्मल सेल्स की ओर मूवमेंट कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है कि कंसंट्रेशन जो है मिनरल्स का सॉइल में वो लोअर रहता है अगर कंपेयर करें हम मिनरल मतलब रूट पे जो प्रेजेंट मिनरल्स हैं उनके कंसंट्रेशन के कंपेयर में। सो यहाँ पर मिनरल्स को क्या एक्टिवली कुछ ऐसे चार्ज जो है या एनर्जी की नीड होती है जिसके माध्यम से वो क्या हो, सॉइल से एपिडर्मल सेल तक पहुंच पाए। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो हैं रूट हेयर्स के मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंस रहते हैं जो कि पंप करते हैं आयंस को, जिससे कि वो एपिडर्मल सेल पर पहुंच पाता है, ठीक है। और इसके लिए कुछ ट्रांसलोकेशन मतलब देख लेते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस वो किस तरह से होता है। मिनरल आयन जो रहते हैं दे रीच द जाइलम थ्रू द एक्टिव और पेसिव अपटेक। बेसिकली एक्टिव इंपॉर्टेंट है, पेसिवली भी कुछ ऐसी थ्योरी है जो दिया गया है जिसके माध्यम से होता है, जो हम देखेंगे, ठीक है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक, पेसिवली और एक्टिवली का कॉम्बिनेशंस
तो ये 3 चीज़ें। The further movement through the xylem is along with the transpiration stream, and like growing region of the plant are main sinks for the mineral elements। यानी जो मतलब यंग जो टिश्यूज़ रहते हैं या यंग जो सेल्स रहते हैं यानी ग्रोइंग जो पार्ट्स रहते हैं, वो पार्ट्स मेनली एक सिंक के रूप में वर्क करता है मिनरल न्यूट्रिएंट के अपटेक की अगर हम बात करें तो। मिनरल आयंस जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली मोबिलाइज्ड होते हैं स्पेशली फ्रॉम द ओल्डर और सेनेसिंग पार्ट, जैसे कि आपका फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है एंड पोटास है। ये जो है ये रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि P, S, N, K दे आर द मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड एलिमेंट। और इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये टॉपिक मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट